बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी, हाउ टू कंडक्ट सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस। सिस्टमैटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस को कंडक्ट करने के लिए कुछ सर्टन स्टेप्स होते हैं। इसके लिए जो मेथडोलॉजी यूज़ की जाती है या जो गाइडलाइन यूज़ की जाती है उसको प्रिज्मा गाइडलाइन कहते हैं। ये एक स्टडी है। ये स्टडी मैं ओपन करके स्क्रीन पे सामने दिखाता हूँ। ये एक स्टडी है, अ स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर कंडक्टिंग अ सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस विद सिमुलेशन डेटा। इस स्टडी में एक डायग्राम के ज़रिए बताया गया है कि सिस्टमैटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस कंडक्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं। ये एक डायग्राम है, तो यहाँ इसका कुछ मॉडिफिकेशन की है, ये स्क्रीन पे सामने नज़र आ रही है। इसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है कोई भी सिस्टमैटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस कंडक्ट करने का, तो उसमें सबसे पहला स्टेप आता है टॉपिक या रिसर्च क्वेश्चंस। सबसे पहले जो भी रिसर्चर सिस्टमैटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस कंडक्ट करना चाहता है वो सबसे पहले एक टेंटेटिव टॉपिक सर्च करेगा। अच्छा, एक टेंटेटिव टॉपिक सर्च करने के बाद कुछ रिसर्च क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो है वो बनाएगा। ये बनाने के बाद दूसरा स्टेप उसमें आ जाता है प्रीलिमिनरी सर्च। अच्छा, प्रीलिमिनरी सर्च जो है वो एक्चुअल सर्च से डिफरेंट है। प्रीलिमिनरी सर्च में सबसे पहले तो ये चेक किया जाता है कि जो भी आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है या रिसर्च क्वेश्चंस या रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आपने जितने भी बनाए हैं वो 1 है, 2 है, 3 है, आप उस पे इनिशियली कुछ कीवर्ड्स दे के तो डिफरेंट डेटाबेसेस में या गूगल स्कॉलर में आप सर्च करते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो आप ये जानते हैं, आपके सामने ये बात आती है कि जो टॉपिक आपने फार्मूलेट किया है सिस्टमैटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस कंडक्ट करने के लिए, क्या आया उस पे सेम पहले रिसर्च तो नहीं हो चुकी। अगर सेम टॉपिक पे पहले रिसर्च हो चुकी है तो फिर आप सिस्टमैटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस उस टॉपिक पे या वो ऑब्जेक्टिव्स या रिसर्च क्वेश्चंस यूज़ करते हुए आप कंडक्ट नहीं कर सकते। नंबर 2, आप ये सर्च करते हैं प्रीलिमिनरी सर्च में कि जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है उस पे आपने कुछ रिसर्च क्वेश्चंस फार्मूलेट किए हैं, कुछ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाए हैं, तो उन पे रीज़नेबल नंबर्स मौजूद हैं जो रेलिवेंट स्टडीज़ हैं। अगर जो टॉपिक आपने फार्मूलेट किया है उस पे कोई रीज़नेबल नंबर्स नहीं हैं, सपोज़ कोई 10, 12, 15 स्टडीज़ रेलिवेंट नहीं हैं, तो उस सूरत में भी आप सिस्टमैटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस कंडक्ट नहीं कर सकते। तो ये सबसे पहला स्टेप जो है वो टेंटेटिव टॉपिक आप अपने जहन में बनाते हैं, फिर उसको आप प्रीलिमिनरी सर्च के ज़रिए वेरीफाई करते हैं कि रीज़नेबल नंबर ऑफ़ स्टडीज़ मौजूद हैं या कहीं ऑलरेडी इस टॉपिक पे कोई स्टडी कंडक्ट तो नहीं हो चुकी। जब आप ये प्रीलिमिनरी सर्च में ये दोनों स्टेप्स वेरीफाई कर लेते हैं तो उसके बाद थर्ड नंबर पे स्टेप आता है इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। उसके बाद आप थर्ड नंबर पे इंक्लूजन क्राइटेरिया और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया सेट करते हैं। इंक्लूजन क्राइटेरिया एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया की मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। ये एक पब्लिश्ड आर्टिकल है। ये आर्टिकल है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स सक्सेस इन लाइब्रेरीज, अ मेटा एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्सेस मॉडल एंड फ्यूचर डायरेक्शन। ये एक मेटा एनालिसिस है। इसमें हम देखते हैं कि इंक्लूजन क्राइटेरिया और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया कैसे सेट किया गया है और उसमें कौन कौन से
पॉइंट्स या कौन कौन से इंडिकेटर्स उसमें हो सकते हैं। तो इंक्लूजन क्राइटेरिया एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में ये एक टेबल है। यहाँ पे सबसे पहले सीरियल नंबर का कॉलम आ गया, फिर इंडिकेटर्स, फिर इंक्लूजन क्राइटेरिया और देन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। इसमें डिफरेंट इंडिकेटर्स हो सकते हैं। सबसे पहला इंडिकेटर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स और टाइप ऑफ सोर्सेज। जो भी आप स्टडीज़ सेलेक्ट करते हैं, सर्च करते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट की टाइप या सोर्स की टाइप जो है वो डिफरेंट हो सकती है। उसमें कॉन्फ्रेंस पेपर भी हो सकते हैं, उसमें रिसर्च आर्टिकल्स भी हो सकते हैं, उसमें बुक चैप्टर्स भी हो सकते हैं, इवन उसमें आप पोस्टर भी इंक्लूड करना चाहें तो वो भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो ये यहाँ पे आप डिसाइड करते हैं इन इंडिकेटर्स, इस इंडिकेटर को ज़हन में रखते हुए कि डॉक्यूमेंट टाइप आप कौन सी इंक्लूड करेंगे। आप सिर्फ रिसर्च पेपर्स को इंक्लूड करेंगे अपने सिस्टमैटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस कंडक्ट करने के लिए, या फिर आप कॉन्फ्रेंस पेपर भी इंक्लूड करेंगे, या फिर आप बुक चैप्टर्स इंक्लूड करेंगे, या फिर आप पोस्टर, जो कॉन्फ्रेंस पोस्टर्स हैं वो भी इंक्लूड करेंगे। तो ये डिसाइड करना होता है इंक्लूजन क्राइटेरिया में। नंबर 2 जो एक हो सकता है वो टाइम स्पैन ऑफ द स्टडीज़। जो स्टडीज़ आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें आप कितने सालों की जो स्टडीज़ हैं वो सिलेक्ट कर रहे हैं। सपोज़ आप लास्ट 10 ईयर की, लास्ट 5 ईयर की स्टडीज़ ले रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है आपका टॉपिक क्या है। आप का टॉपिक अगर टेक्नोलॉजी से रिलेट कर रहा है तो फिर यकीनन आपको लास्ट 5 ईयर या रीसेंट स्टडीज़ जो हैं वो सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर आपका टॉपिक जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है तो आपको यकीनन लास्ट 5 ईयर्स की स्टडीज़ जो हैं वो सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। और नंबर 3 पे आ जाता है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टडीज़। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टडी ये है कि आप ऐसी स्टडीज़ सेलेक्ट करेंगे जो आपने ऑब्जेक्टिव्स या रिसर्च क्वेश्चंस फॉर्मुलेट किए हैं उनके अकॉर्डिंगली हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेप्टेंस एंड यूज़ इन एजुकेशन सेक्टर। अब जब आप स्टडीज़ को सर्च करेंगे तो आपकी सर्च में बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ आएंगी जो कि एजुकेशन की फील्ड से डिफरेंट होंगी। कोई बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में होंगी, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हेल्थ सेक्टर में होगा। तो यहाँ पे आप उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो डिफ़ाइन कर देते हैं कि आप सिर्फ वो स्टडीज़ इंक्लूड करेंगे अपने सिस्टमैटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे तो हों लेकिन वो एजुकेशन की फील्ड से रिलेट कर रही हैं। उसके बाद और इंडिकेटर्स भी हैं, मेथडोलॉजी है। आप मेथडोलॉजी में ये इंक्लूजन क्राइटेरिया रख सकते हैं कि आप कौन सी स्टडीज़ जो हैं वो लेना चाहेंगे। ये भी डिपेंड करता है आपका जो मेटा एनालिसिस है या आपका सिस्टमैटिक रिव्यू है उसका डिज़ाइन क्या है, उसका टॉपिक क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप क्वालिटेटिव स्टडीज़ ही लेंगे या फिर क्वांटिटेटिव स्टडीज़ लेंगे या दोनों को इंक्लूड करेंगे। यूजुअली ये होता है कि जब भी आप कोई मेटा एनालिसिस कंडक्ट करते हैं तो उसमें आपको क्वांटिटेटिव स्टडीज़ लेनी होती हैं, और सिस्टमैटिक रिव्यू जब आप करते हैं तो वो आप क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, मिक्स मेथड, इवन आप लिटरेचर बेस्ड स्टडीज़ भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेज ऑफ द स्टडी कि जो स्टडीज़ आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं उनकी लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज की स्टडीज़ आप सेलेक्ट करेंगे। उसमें आप इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, उर्दू कर सकते हैं, जो लैंग्वेज आप जानते हैं, जो आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो आप नहीं समझते उसको आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे इंक्लूजन क्राइटेरिया और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया आप सेट कर लेते हैं। ये सेट करने के बाद नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 पे आ जाता है सर्च स्ट्रेटजी। नंबर 4 पे आप एक कंप्लीट सर्च स्ट्रेटजी जो है वो देते हैं। इस सर्च स्ट्रेटजी में भी डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। ये भी एग्जांपल के साथ यहाँ से एक आर्टिकल में देखते हैं कि सर्च स्ट्रेटजी में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। सर्च स्ट्रेटजी में कोई भी आप सिस्टमैटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस कंडक्ट करते हैं तो उसमें सर्च स्ट्रेटजी में सबसे पहले आप डिसाइड करते हैं कि डेटाबेसेस, कि आप किन किन डेटाबेसेस में
सर्च करेंगे। और सेकंड नंबर पे आ जाता है कीवर्ड्स, कि जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड कीवर्ड्स। तो जो डेटाबेसेस आप सेलेक्ट करते हैं सर्च स्ट्रेटजी में जो डेटाबेसेस सेलेक्ट करने का तरीक़ाकार जो है वो ये है कि ये मैं पिछले 7-8 सालों से जो सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस लिख रहा हूँ, पब्लिश करवा रहा हूँ तो उस एक्सपीरियंस की बेस पे जो रिव्यूवर्स जो हैं वो रिव्यू करते हैं, उनके कुछ कमेंट्स आते हैं, एडिटर्स के कमेंट्स आते हैं, तो उनको ज़हन में रखते हुए पब्लिशिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इसकी मैंने क्लासिफिकेशन की है कि आप सर्च स्ट्रेटजी में कौन कौन से डेटाबेसेस जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें डेटाबेसेस जो हैं उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली जो किस्म है वो है कुछ जेनेरिक जर्नल डेटाबेसेस होते हैं, जिसमें आ जाता है वेब ऑफ साइंस है, स्कूपस है, या इवन आप गूगल स्कॉलर में भी सर्च कर सकते हैं। तो कुछ आपको जनरल डेटाबेसेस लेने होते हैं और कुछ होते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक डेटाबेसेस। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक डेटाबेसेस जो हैं वो उनमें आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी है, जनरल डेटाबेसेस हैं जिसमें स्कूपस है, वेब ऑफ साइंस है। फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक डेटाबेसेस हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक डेटाबेसेस में ये देखा जाता है कि आपका टॉपिक क्या है, वो किस सब्जेक्ट एरिया से बिलोंग कर रहा है। अगर एजुकेशन से रिलेटेड है तो आप उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक डेटाबेस एरिक ले सकते हैं। अगर मेडिकल से रिलेटेड है तो पबमेड को ऐड कर सकते हैं। अगर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड है तो आप लीजा, लिस्टा इसको इंक्लूड कर सकते हैं। और नंबर थर्ड पे आ जाता है, बाज़ अवक़ात होता यूँ है कि जिस टॉपिक पे आप मेटा एनालिसिस या सिस्टमैटिक रिव्यू कंडक्ट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कोई जर्नल जो है वो आपके सामने आता है, तो आप उस जर्नल में भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक जर्नल भी ले सकते हैं। तो ये सर्च स्ट्रेटजी में पहला स्टेप है, आप डेटाबेसेस को डिसाइड करते हैं। उसके बाद आप कीवर्ड्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं। कीवर्ड्स डिसाइड करने के लिए आप एक तो आपका जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या आपका टाइटल है, आप उसको ज़हन में रखते हुए कीवर्ड्स को डिफ़ाइन करते हैं। अगर आपका टॉपिक इस तरह का है कि आपको मैक्सिमम कीवर्ड्स नहीं मिल रहे, तो आपने जो स्टडीज़ रेलिवेंट हैं उनके एब्स्ट्रैक्ट देखें, एब्स्ट्रैक्ट के एंड पे कीवर्ड्स लिखे होते हैं, आप वहाँ से भी कीवर्ड्स सेलेक्ट कर सकते हैं। और इन कीवर्ड्स को आपने बूलियन ऑपरेटर्स के ज़रिए जोड़ना होता है और एक पूरी आपने एक ये कीवर्ड्स डिफ़ाइन करने होते हैं। तो इनको डिफ़ाइन करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है नंबर 5 पे आ जाते हैं। फिर आप प्रैक्टिकली जो डेटाबेसेस आपने सेलेक्ट किए होते हैं सर्च स्ट्रेटजी के स्टेप पे नंबर 4 पे, तो आप उनमें बाकायदा तौर पे फिर सर्च करते हैं। उनमें वन बाय वन आप सर्च करते जाते हैं और हर जिस भी डेटाबेस में आप सर्च करते हैं उसको आप फिर इंपोर्ट करते जाते हैं किसी साइटेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में, या फिर आप इवन एक्सेल में भी, शीट में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उन सब डेटाबेसेस में से डाउनलोड करने के बाद आप उन सारी जो भी स्टडीज़ की बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन आपने डाउनलोड की है उसको एक जगह पे मर्ज कर लेते हैं। वो साइटेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, वो एक एक्सेल शीट भी हो सकती है। फिर आप उसमें से पहले स्टेप पे आप डुप्लीकेशंस रिमूव करते हैं कि आपने डिफरेंट डेटाबेसेस में से डाउनलोड की हैं स्टडीज़, तो उसमें एक स्टडी मल्टीपल डेटाबेसेस में भी हो सकती है। तो आपको डुप्लीकेशंस रिमूव करनी होती हैं। जब आप डुप्लीकेशंस रिमूव कर लेते हैं तो ये नंबर्स आप साथ साथ लिखते जाते हैं कि टोटल नंबर्स जो हैं किस डेटाबेस से कितने कितने आए, फिर टोटल कितने हो गए, फिर डुप्लीकेशन रिमूव करने के बाद बाकी कितने रह गए, डुप्लीकेशन रिमूव की वो कितने थे। डुप्लीकेशन रिमूव करने के बाद आप आ जाते हैं नंबर
सिक्स नंबर स्टेप पे 6 नंबर स्टेप पे आप जितनी भी स्टडीज़ डुप्लीकेशन के बाद बाकी बच गई हैं, आप उनका टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट स्क्रीन करते हैं और आप अपने जहन में रखते हैं इंक्लूजन क्राइटेरिया और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। तो उसकी बेस पे आप स्क्रीनिंग जब करते हैं तो उसमें बहुत सारी स्टडीज़ निकल जाती हैं। तो जो स्टडीज़ उसमें निकल जाती हैं आप उसको लिख लें कि कितनी स्टडीज़ निकल गई हैं टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट स्क्रीनिंग स्टेज पे और बाकी कितनी रह गई हैं, और बाकी जितनी रह जाएं फिर आप उनकी फुल टेक्स्ट जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। सपोज़ आपके पास 30, 40, 50 स्टडीज़ आ गई जो कि पोटेंशली रेलिवेंट स्टडीज़ हैं, फिर आप उनको फुल टेक्स्ट फॉर्म में डाउनलोड कर लेते हैं। फुल टेक्स्ट फॉर्म में डाउनलोड करने के बाद आप नंबर 8 पे आ जाते हैं। नंबर 8 स्टेप है मैनुअल सर्च। अच्छा, अभी तक हमने जो भी पीछे स्टेप्स को फॉलो किया, एक पूरा सिस्टमेटिक वे में सर्च किया, कीवर्ड्स को डिफ़ाइन किया, डेटाबेसेस को डिफ़ाइन किया, फिर उसमें डेटाबेस में सर्च किया, फिर एक जगह पे मर्ज किया सारा डाटा और उसमें से डुप्लीकेशन रिमूव की, ये सारे स्टेप्स को फॉलो किया, तो इसमें कम चांसेस हैं कि कोई रेलिवेंट स्टडी जो है वो मिस हो गई हो, लेकिन स्टिल चांसेस होते हैं कि कोई ऐसी रेलिवेंट स्टडी जो आपके टॉपिक से बहुत रिलेटेड हो तो वो आप मिस कर जाएं। तो इन चांसेस को मिनिमाइज़ करने के लिए फिर नंबर 8 पे जो स्टेप दिया गया है उसको हम मैनुअल सर्च का नाम देते हैं। मैनुअल सर्च में 2 क्राइटेरियाज़ को यूज़ करते हैं हम, एक है बैकवर्ड साइटेशन अप्रोच और दूसरी है फॉरवर्ड साइटेशन अप्रोच। बैकवर्ड साइटेशन अप्रोच में यहाँ इस स्टेप पे जो हमने स्टडीज़ फुल टेक्स्ट डाउनलोड की हैं उसमें हम एक एक करके स्टडी को पकड़ेंगे। पहले नंबर पे एक स्टडी को हमने पकड़ा और उसके जो रेफरेंसेस हैं उन रेफरेंसेस को हमने देखा। उन रेफरेंसेस को स्कैन करने के बाद अगर कोई स्टडी आपको रेलिवेंट लगती है तो वो आप डाउनलोड कर लें फुल टेक्स्ट फॉर्म में। तो इसको हम कहते हैं बैकवर्ड साइटेशन के जो स्टडी आपके हाथ में है उस स्टडी के रेफरेंसेस कौन कौन से हैं, यानी उस स्टडी ने किन स्टडीज़ को साइट किया हुआ है। बैकवर्ड साइटेशन इसलिए इसको कहते हैं कि जो स्टडी आपके हाथ में है, सपोज़ वो 2024 की स्टडी है, तो उसमें जितनी भी साइटेशंस होंगी वो उससे प्रीवियस ईयर्स की होंगी, तो इसलिए इसको बैकवर्ड साइटेशन कहते हैं। तो इसका आसान तरीका ये है कि रेफरेंसेस लिस्ट जो है वो देख लें। उसके बाद आ जाता है, जब आप सारी स्टडीज़ को देख लेते हैं, उसके बाद आ जाता है फॉरवर्ड साइटेशन क्राइटेरिया। फॉरवर्ड साइटेशन क्राइटेरिया ये है कि जो स्टडीज़ फुल टेक्स्ट आपके हाथ में है उन स्टडीज़ को किसने साइट किया, कि जिसने साइट किया तो चांसेस यही हैं कि वो स्टडीज़ भी रेलिवेंट हो सकती हैं। तो उसके लिए आप एक स्टडी का टाइटल कॉपी करें। टाइटल कॉपी करके आप गूगल स्कॉलर में जाएं। गूगल स्कॉलर में जाके आप उसमें इंटर करें तो आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी साइटेड बाय। साइटेड बाय की ऑप्शन में देखें कि आपको रेलिवेंट स्टडी लगती है कोई, तो उसको आप डाउनलोड कर लें। ये मैं आपके सामने ये एक डेमोंस्ट्रेट करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ये एक टाइटल है, इसको हम गूगल स्कॉलर में लेके जाते हैं कॉपी करके। यहाँ से हमने इसका टाइटल कॉपी किया, यहाँ पे हम गए गूगल स्कॉलर में, इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ गूगल स्कॉलर में इसका टाइटल, Ctrl+V करके यहाँ पे हमने इसको सर्च किया तो यहाँ पे ये दूसरी ऑप्शंस के साथ हमें नज़र आती है साइटेड बाय की ऑप्शन। तो ये साइटेड बाय की ऑप्शन है, यहाँ पे स्टडीज़ जो हैं वो हम उसका टाइटल स्कैन करेंगे, टाइटल को देखेंगे। अगर हमारा जो सिस्टमेटिक रिव्यू हम कंडक्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड है स्टडी तो फिर हम उसको डाउनलोड कर लेंगे। तो ये है फॉरवर्ड साइटेशन क्राइटेरिया। यहाँ पे मैनुअल सर्च में जितनी स्टडीज़ डाउनलोड हुई हैं वो डाउनलोड कर ली हमने। उसके बाद हम नंबर 9 पे आ जाते हैं। नंबर 9 पे आ जाते हैं हम, डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं।
अच्छा, डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले डाटा एक्सट्रैक्शन एक फॉर्म डिज़ाइन करना पड़ता है। उसके लिए हम देखते हैं कि डाटा एक्सट्रैक्शन फॉर्म किस तरह का हो सकता है। इस स्टडी में हम देखते हैं अगर हमें डाटा एक्सट्रैक्शन फॉर्म इसके साथ अटैच्ड मिलता है या नहीं मिलता। यूजुअली स्टडीज़ के एंड पे अपेंडिक्स में ये डाटा एक्सट्रैक्शन फॉर्म जो है वो अटैच किया जाता है। बाज़ स्टडीज़ जो हैं उस स्टडी के अंदर भी उसको अटैच कर देती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमें डाटा एक्सट्रैक्शन फॉर्म मिल गया। अच्छा, ये एक एग्ज़ाम्पल है डाटा एक्सट्रैक्शन फॉर्म की, एक मेटा एनालिसिस है। तो इसमें आपकी स्टडी के जो ऑब्जेक्टिव हैं उसके अकॉर्डिंगली इसमें आप कुछ डिफरेंट कॉलम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो ज़रूरी कॉलम्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। सीरियल नंबर है, ये स्टडी की साइटेशन है, आगे उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन है स्टडी का, आगे रिस्पोंडेंट की टाइप है, कंट्री है कि जहाँ पे स्टडी कंडक्ट की गई, आगे ये ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कुछ कॉलम हैं। अच्छा, ये यहाँ पे कंट्री तक ईयर, टाइप ऑफ रिस्पोंडेंट्स या कंट्री, इसको इसलिए हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कि हम जिस तरह एक एम्पिरिकल स्टडी में, क्वांटिटेटिव स्टडी में हम डेमोग्राफिक एनालिसिस देते हैं, तो इस तरह सिस्टमैटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस में भी हम ये कह सकते हैं कि ये डेमोग्राफिक है स्टडीज़ का। इसका हम एक्सेल में एक ग्राफ बना देते हैं कि जो स्टडीज़ सेलेक्ट की हैं उनके ईयर्स कौन कौन से हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2020 में कितनी स्टडीज़ पब्लिश हुई हैं, और उसके बाद रिस्पोंडेंट्स जो उन स्टडीज़ में किस टाइप के थे, स्टूडेंट, टीचर, या कुछ स्टूडेंट्स की टाइप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं या ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद ये एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हम एनालिसिस कर सकते हैं। हम कंट्री लिखेंगे तो एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी इम्पॉर्टेंट है कि ये आपकी जो सिस्टमेटिक रिव्यू है या मेटा एनालिसिस है, जब आप ग्राफ की फॉर्म में ये देते हैं एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये शो करवाता है कि आपकी स्टडी जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है वो डाटा लिया गया है उसमें से। तो ये एक तरह से आपकी स्टडी की स्ट्रेंथ को शो करवाता है। और उसके बाद ये आप अपने स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली यहाँ कॉलम्स जो हैं वो इंसर्ट कर सकते हैं। स्टडी का आप कॉन्टेक्स्ट भी दे सकते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या क्या है स्टडीज़ का। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेप्टेंस इन एजुकेशन। तो एजुकेशन की फ़ील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, जिसमें रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी है, जिसमें जनरेटिव टूल्स हैं, फिर जनरेटिव टूल्स में चैट जीपीटी है, मेटा एआई है और बहुत सारे टूल्स हैं। तो फिर हम स्टडी का यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट भी यहाँ पे दे देते हैं ताकि ये पढ़ने वाले को और रिव्यूअर को ये क्लैरिफाई हो कि ये कौन कौन से किसी स्पेसिफिक टॉपिक में रहते हुए कौन कौन से टूल्स का यूज़ किया गया है और स्टडीज़ का कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो ये आप फॉर्म जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं अपने टॉपिक को जहन में रखते हुए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी को जहन में रखते हुए। तो जब आप फॉर्म डिज़ाइन कर लेते हैं तो फिर आप डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे आप नंबर 1 स्टडी को पकड़ते हैं, यहाँ पे आप उसको फिल करते जाते हैं। इस तरह नंबर 2 को आपने पकड़ा, यहाँ पे फिल कर लिया, नंबर 3 को। तो इस तरह जितनी भी स्टडीज़ हैं वो आप सारा ये फॉर्म फिल कर लेते हैं और आपके सामने एक डाटा आ जाता है। डाटा जब आपके सामने आ जाता है फिर आप आ जाते हैं नंबर 10 पे। नंबर 10 में आपने चेक करना होता है कि आपका जो डाटा है वो उसमें किसी किस्म की कोई गलती तो नहीं है। आप उसका डबल चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है नंबर 11। नंबर 11 पे आपने जितना भी डाटा एक्सट्रैक्ट किया है आपने उसको एनालाइज़ करना होता है। एनालिसिस दो तरह से आप कर सकते हैं, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। अगर हम सिस्टमेटिक रिव्यू की बात करें तो उसमें आपको डाटा क्वालिटेटिवली एनालिसिस करना होता है। उसमें आप कुछ मेन थीम होता है, कुछ कैटेगरीज़ कुछ बना लेते हैं। और अगर हम मेटा एनालिसिस की बात करें तो उसमें क्वांटिटेटिवली आपने डाटा एनालिसिस करना होता है, जिसमें आप सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं।
इसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं, कुछ ट्रायल वर्जन हैं। तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं मेटा एनालिसिस करने के लिए। तो मेटा एनालिसिस में जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं उसके लिए आप मेरी अलग से वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं कि मेटा एनालिसिस के लिए कॉम्प्रिहेंसिव मेटा एनालिसिस एक सॉफ्टवेयर है जिसको CMA कहते हैं, एक मेटा एसेंशियल्स है, एक जमोवी सॉफ्टवेयर है। तो इसके लिए आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है। तो डाटा एनालिसिस के बाद फिर आप नंबर 12 पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपने एक बार दोबारा चेक करना होता है एनालिसिस, और फिर आप ये लास्ट स्टेप पे आ जाते हैं। अब मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग, रिवीजन, सबमिशन, ये सारे आप जो है वो करते हैं काम। तो इस तरह आपका जो एनालिसिस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो